कि पिछले लेक्चर में कहां तक अपन ने पढ़ा था? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT ln ऑफ V2 बाई V1 या -2.303 nRT ln ऑफ P1 अपॉन P2। आइसोथर्मल का मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट होते हैं। और कोई स्टूडेंट लिख करके बताए, इरिवर्सिबल का पूरा पढ़ चुके थे क्या? वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस मेरे समझ से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं उसको आप एनालाइज करके बताइए कितने बच्चे इसको समझ पा रहे हैं। अगर इसको समझ पा रहे मतलब आपने पढ़ा है ये, क्योंकि मुझे याद नहीं, लंबा गैप हो गया है। कि इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क, whatever may be the process, whether the process could be compression or the process could be expansion. Irreversible work is always greater than reversible work, whatever may be the process. Either the gas is undergoing expansion or the gas is undergoing compression. Irreversible work हमेशा से ज्यादा होता है। ये सेंटेंस को एनालाइज कर पा रहे हो क्या? इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे बच्चे, दो चार पांच बच्चे कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इरिवर्सिबल वर्क अपने को समझना है। हो सकता है कि कुछ बचा रह गया हो, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, उतनी थ्योरी हम लोग पढ़ नहीं पाए थे। तो इस वीक में 2 लेक्चर मिले हैं, नेक्स्ट वीक में भी मेरे समझ से 26 जनवरी ट्यूसडे 2 लेक्चर मिलेंगे, फिर उसके बाद के 3 लेक्चर मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर इन 10 एक्स्ट्रा लेक्चर्स इंक्लूडिंग द डिस्कशन पार्ट. Discussion part is very important as far as chemical equilibrium, ionic equilibrium, thermodynamics, thermochemistry are concerned. Okay, now तो आज का टारगेट क्या रहेगा? आज हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पूरे डिटेल में स्टडी कर चुके होंगे और एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दोनों को स्टडी करके कंपेयर कर चुके होंगे। ये टारगेट होगा आज हम लोग का। चलिए देखिए, ठीक है। आइसोथर्मल, अब अपने को जो है लास्ट में हर स्लाइड का फोटो खींच लेना है और उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अभी तक की जो एलिमेंट्री थ्योरी थी वो मैंने लिख करके भेज दिया है, अब आगे का आपको खुद नोट डाउन करना है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। पहले बात करेंगे कंप्रेशन की और उसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सपेंशन के बारे में, और यहां पर इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि जो साइक्लिक इंटीग्रेशन होगा, गैस को जिस समय कंप्रेस कर रहे थे उस समय जितना वर्क गैस के ऊपर किया, गैस मतलब सिस्टम, जितना वर्क सिस्टम के ऊपर किया, जब वही गैस एक्सपैंड हुआ और गैस ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया, तो दोनों वर्क के मैग्नीट्यूड डिफरेंट आए। लेकिन यही अगर रिवर्सिबली करते, गैस को कंप्रेस करने में जितना वर्क होता, गैस एक्सपैंड होने में ही उतना वर्क करता, एग्जैक्टली सेम वर्क करता मैग्नीट्यूड में। साइन ऑपोजिट होने की वजह से नेट वर्क का आंसर 0 आ जाता, लेकिन यहां 0 नहीं आएगा। इस चीज को आपको समझना है यहां पर। क्लियर? चलिए, नोट्स आपको जो है लास्ट में लिखना है, अभी पूरा ध्यान दीजिए। फोटो आप खींच लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, डिटेल में लिखूंगा मैं। तो वी आर स्टडिंग आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। वी हैव स्टडीड आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, फिजिक्स में सारे प्रोसेस रिवर्सिबल ही स्टडी करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल ही होता है, प्रेशर में चेंज बहुत ज्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस का नाम है। और फिजिक्स में सारे प्रोसेस रिवर्सिबल वाला पढ़ते हैं, यहां दोनों पढ़ते हैं। वहां स्मॉल चेंज इन प्रेशर लाते हैं, लेकिन यहां स्मॉल चेंज भी ला सकते हैं और लार्ज चेंज भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों पहलू यहां पर स्टडी करते हैं। अब देखो, ये कंटेनर है,
और इसके ऊपर ही पिस्टन है, और इसके अंदर आइडियल गैस रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग में हमने आइस बात रखा है। मतलब जब भी आइसोथर्मल वर्ड आएगा तो आपको इमेजिन कर लेना है कंटेनर जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और पूरा कंटेनर एक आइस बात में रखा हुआ है। यह एक ऐसे जगह में रखा हुआ है जहां पर लगातार एसी चल रहा है, जो कि टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देगा अंदर के, क्योंकि जो भी हीट यहां पर पहुंचेगा, जो भी हीट होगा वो तुरंत बाहर फ्लो कर जाएगा। मतलब इसके जो वॉल्स है वो परफेक्ट कंडक्टर होने चाहिए, तभी आइसोथर्मल प्रोसेस आप कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने वॉल्स को सील कर दिया, वॉल्स ऐसा ले लिया कि उससे हीट फ्लो नहीं कर सकता, तो हीट अंदर ट्रैप हो जाएगा, वर्क करने से ही ट्रैप हो जाता है, और वो हीट अगर अंदर ही ट्रैप हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट सिस्टम को देने पर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट जब तक रिलीज नहीं करेगा उसका टेम्परेचर वापस से ओरिजिनल टेम्परेचर के इक्वल नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल है। तो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है। और अब हम क्या करेंगे, पिस्टन को नीचे मूव कराएंगे तेजी से, मतलब इसके ऊपर वेट पुट करेंगे, और इसको डिटेल में एनालाइज करने के लिए हमने इसके पैरेलल में एक ग्राफ भी प्लॉट करते जाएंगे, पीवी ग्राफ। इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है। बड़े ध्यान से आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी इस गैस का जो प्रेशर है वो है सराउंडिंग के प्रेशर की इक्वल। अभी इस गैस का जो प्रेशर है वो है सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल। मतलब इस गैस का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, और इस गैस का वॉल्यूम जो है वो मैं मान लेता हूं V1 है। और इस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इस समय सिस्टम इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर है, और सभी स्टेट पैरामीटर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, सब आप यहां पर बता सकते हो। स्टेट फंक्शन कैन ओनली बी डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नाउ इस गैस का प्रेशर है 1 atm, तो इसका प्रेशर बहुत कम है। 1 atm को मैं P1 मानना चाहता हूं, मतलब P1 का मतलब ही है 1 atm। और इस समय जो गैस का वॉल्यूम है वो सपोज कर लीजिए आप V1 है, तो इस समय जो पॉइंट प्लॉट होगा ग्राफ पे वो ये वाला पॉइंट प्लॉट होगा। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को कि ये एक कंटेनर है जिसके वॉल्स इंसुलेटर नहीं है बल्कि परफेक्ट कंडक्टर है। हम इसके ऊपर कंप्रेशन वर्क करेंगे, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कंटेनर को एक ऐसे रूम में रखा है जो कि बिल्कुल चिल्ड है, बहुत ठंडा है। थोड़ा सा भी हीट इसके अंदर आएगा वर्क करने की वजह से तो बाहर चला जाएगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए क्योंकि आइसोथर्मल बोल रहे हैं, और सिस्टम के अंदर आइडियल गैस भर के रखा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना वर्क करोगे उतना हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाना चाहिए, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला n cv dt होता है। dt शुड बी 0 सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। नाउ मैंने इसके ऊपर एक वेट पुट किया W1, मैंने इसके ऊपर एक वेट पुट किया W1। तो जैसे W1 वेट पुट किया तो ये पिस्टन जो है वो नीचे चला गया, अचानक से थोड़ा नीचे गया। ऑब्जर्वर को पिस्टन नीचे जाता हुआ दिखा, ये बड़ी बात है। अगर ऑब्जर्वर को पिस्टन नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। अगर ऑब्जर्वर को पिस्टन नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत ग्रेजुअली जा रहा है, इतना ग्रेजुअली जा रहा है कि नीचे जाता हुआ दिख ही नहीं रहा है, तो उसको अपन बोल सकते हैं रिवर्सिबल। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक विंडो पेन है, कांच, जो खिड़की का जो कांच होता है, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा लिक्विड पोर करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे फ्लो करता हुआ दिखेगा, लेकिन कांच के अंदर आप पढ़ोगे क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में, केवीपीवाई की क्लास में भी पढ़ सकती हो कि कांच, ग्लास इज अ स्यूडो सॉलिड, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। उसके अंदर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, वो भी लगातार फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि जो मूवमेंट है बहुत स्लो है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स नीचे मूव नहीं करते तो एक लंबे समय के बाद, आफ्टर 5 to 10 years,
जो विंडो पेन होता है वो ऊपर से नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, और नीचे से ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ऊपर से ढीला हो जाता है और नीचे टाइट हो जाता है, और उसका रीजन ही है कि लगातार जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। लिक्विड डाला तो तेजी से फ्लो किया, कांच के अंदर का लिक्विड भी फ्लो कर रहा है, तो वो रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल ऐसा कुछ है। मतलब यहाँ पिस्टन नीचे जाता हुआ दिखेगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वेट पुट करने के बाद इस गैस का जो प्रेशर होगा वो थोड़े समय के बाद इस वेट के वजह से और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, दोनों के सम की वजह से, सपोज करो गैस का प्रेशर हो गया P2, और P2 हो जाने की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो सपोज करो हो गया है V2। तो हम ये यहां पर ये वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे, हम यहां पर ये वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे कि P2 प्रेशर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस समय वर्क कितना हुआ। इस प्रोसेस में जो वर्क हुआ, पहला वर्क जो हुआ वो हो जाएगा -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ऑलवेज रिमेंबर दैट इरिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है, वॉट एवर मे बी द प्रोसेस, -P एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम। एंड व्हाट इज P एक्सटर्नल? P एक्सटर्नल का मतलब होता है बाद में जो प्रेशर आपने उसके ऊपर दिया। पहले उसका प्रेशर था P1 1 atm, लेकिन बाद में उसके ऊपर आपने W2 वेट रखा, और W2 वेट और 1 atm की वजह से नेट प्रेशर उसके ऊपर कितना आ गया? P2। तो P2 प्रेशर के अगेंस्ट उसके वॉल्यूम में ये चेंज आया, तो ये वाला वर्क हो गया, जो कि ग्राफिकली अगर इसको एनालाइज किया जाए तो इस प्रेशर के अगेंस्ट ये वर्क हुआ, इस प्रेशर के अगेंस्ट जो है, इस प्रेशर के अगेंस्ट ये वाला वर्क हुआ। मतलब इस रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड आउट कर लोगे, इस रेक्टेंगल का अगर एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो इसके टेक्निकली इक्वल आएगा। आ रही बात समझ में? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? हो सकता है इसको पढ़ा हो, लेकिन हम लोग इसको और डिटेल में ले जाएंगे, तो इसलिए इनिशिएट करना जरूरी है वापस से। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, सब बच्चों को क्लियर है। चलिए अब आगे, मैंने इसके ऊपर एक और वेट पुट किया W2। मैंने इसके ऊपर एक और वेट पुट किया W2, और W2 वेट पुट करने की वजह से इसका प्रेशर जो है वो सपोज करो हो गया P3। एंड व्हाट इज P3? P3 is the sum of pressure of W1 weight, W2 weight and 1 atm। और इस P3 प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है पहले नीचे गया था और भी नीचे चला गया, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज करके मान लो हो गया V3। तो इस प्रोसीजर में जो वर्क किया सिस्टम ने, इस प्रोसीजर में सिस्टम ने जो वर्क किया वो यहां से कैलकुलेट होगा। दिस वुड बी द वर्क डन। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो जो सेकंड वाला वर्क हुआ, ठीक है, वो तुम्हारा हो गया यहां पर, क्योंकि W दोनों जगह पे आ रहा है तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको X ले लेते हैं हम लोग, इसको X ले लेते हैं कि जो पुट कर रहे हैं वो X1 X2 के फॉर्म में है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे कुछ बच्चे। पहले X1 पुट किया फिर X2 पुट किया, जो वर्क हुआ वो हो गया -P3 मल्टीप्लाइड बाई V3 माइनस V2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने इसके ऊपर एक और वेट पुट किया X3। X3 की वजह से इसका प्रेशर और बढ़ा, मान लो P4 हो गया। तो P4 प्रेशर पे इसका वॉल्यूम जो है वो V4 हो गया। यहां पर पहुंच गए, तो यहां पर जो वर्क किया वो ग्राफिकली इस तरह से दिखाया जाएगा। तो इस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हुआ, तो जो यहां पर वर्क होगा दैट विल बी W3 is equal to minus P4 multiplied by V4 minus V3। फिर मैंने लास्ट एक और वेट पुट किया X4। इससे आगे भी जा सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, 4 वेट्स काफी है। और इस वेट की वजह से इसका प्रेशर जो है
वो मान लो हो गया P5, और इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होकर के V5 हो गया। तो इस प्रेशर के अगेंस्ट ये सिस्टम ने वर्क किया। ये समय का वर्क डन हो गया। तो इसका मतलब जो लास्ट वर्क हुआ W4 that will be equal to minus P5 multiplied by V5 minus V4. Now the area of all these histograms, इसको ग्राफिकल लैंग्वेज में हिस्टोग्राम कहा जाता है। इन सारे हिस्टोग्राम का जो एरिया है, एरिया अंडर दीज हिस्टोग्राम्स, इस एरिया को कैलकुलेट करोगे तो इस सारे वर्क के सम के बराबर आएगा, और ये सारा एरिया जो है, ये सारा वर्क जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो ये तुम्हारा कंप्रेशन के दौरान हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। हम वेट रखते गए और प्रेशर उसका कम होता गया। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर कौन सा वाला लिया जाता है, जो बाद में जो प्रेशर लगाया उसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो वाला प्रेशर लेना पड़ता है। और वॉल्यूम में चेंज का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। V1 पहले था, V2 हो गया तो V2 फाइनल हो गया, फिर V2 से V3 गए तो V3 फाइनल हो गया, फिर V3 से V4 गए तो V4 फाइनल हो गया, फिर V4 से V5 गए, V5 फाइनल हो गया। सभी वर्क के आंसर जो है वो पॉजिटिव है। कंप्रेशन वर्क वैसे भी पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जब मैं इन पिस्टन्स के ऊपर से इन वेट को हटाऊंगा तो अब सिस्टम वर्क करेगा। जैसे ही वेट हटाऊंगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर अगला वेट हटाऊंगा फिर पिस्टन ऊपर जाएगा। वो वाला वर्क भी कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल ये वाला पार्ट समझ में आएगा सब बच्चों को? इसमें कोई डाउट किसी स्टूडेंट को कि इरिवर्सिबल वर्क में कुछ पॉइंट्स प्लॉट हो सकते हैं? ये कुछ पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं, और वर्क ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसके एरिया के बराबर है। पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं बन सकता क्योंकि गैस का हर प्रेशर पे हर वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत रैंडमली बड़े बड़े स्केल पे चेंज किया गया है। अगर प्रेशर में माइन्यूट चेंज में करता तो हर प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम क्या होता प्रॉपर पता लगता, तो एक कर्व बनता। वो भी इसके ऊपर सुपर इंपोज करके दिखाऊंगा कि अगर इस प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करता तो क्या होता। फिलहाल ये कंप्रेशन वर्क है, कंप्रेशन वर्क इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये वर्क का कैलकुलेशन है और इसका ग्राफ है, एरिया और वो कैलकुलेशन दोनों सेम आएगा। इस पिस्टन के ऊपर 4 वेट रखा है। शुरुआत में इसका प्रेशर था 1 atm, फिर इसके ऊपर x1 रखा, फिर x2 रखा, फिर x3 रखा, फिर x4 रखा। तो लगातार इसके ऊपर वर्क करते गए, 4 बार वर्क किया। टोटल वर्क इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया है? तो क्लियर लिखेंगे। पता था, मान लीजिए मुझे क्योंकि याद नहीं पहले पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो करेक्ट लिखेंगे। अगर उनको पता था तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ाया हुआ चीज था। करेक्ट, क्लियर या रिपीट लिख सकते हैं वो, ये 3 वर्ड से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो है करेक्ट लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक ने लिखा है V1 से V5 वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। हाँ बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। V1 से V5 के तरफ जाने पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, ज्यादातर बच्चों को ये बात पता थी। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, हम ऐसा भी कर सकते थे, बड़े ध्यान सुनना, हम ऐसा भी कर सकते थे कि इस पूरे चारों वेट्स को x1, x2, x3, x4, इन चारों वेट को एक साथ लेकर के इसके ऊपर पुट कर देते। मतलब मेरा पिस्टन कंटेनर था, पिस्टन था, गैस का प्रेशर था 1 atm। हमने चारों वेट को लिया और चारों वेट को लेकर के एक साथ पिस्टन के ऊपर रख दिया, तो प्रेशर तो वही हुआ P5। एक एक करके रखो या चारों एक साथ रख दो। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, 5 किलो का सामान खरीदना है आपको, तो सामने वाले ने 1 kg के वेट 5 बार रखे, या 5 किलो का वेट पूरा रख दिया, या 1 किलो के एक साथ रख दिए, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब x1, x2, x3, x4 का कंबाइंड वेट के बराबर वेट अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो इसका प्रेशर P1 से सीधे P5 हो जाएगा। ध्यान सुनना, येलो कलर से इसको हाईलाइट करूंगा। P1 से इसका प्रेशर अचानक से P5 हो जाएगा और V1 से इसका वॉल्यूम अचानक से V5 हो जाएगा। मतलब P5
प्रेशर पे इसका वॉल्यूम V5 हो जाएगा, तो जो वर्क होगा इस जगह पे वो हो जाएगा -P5 मल्टीप्लाइड बाई V5 माइनस V1। तो जो एरिया होगा, डॉटेड में दिखाता हूं मैं, उसमें ज्यादा क्लियर दिखेगा। जो एरिया होगा वो ये वाला होगा। अब सोचो जरा, ये वाला आंसर भी पॉजिटिव है, इन सबको ऐड करने पर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका एरिया ज्यादा है, और इस ग्रीन कलर का जो डायग्राम बना हुआ है उसका एरिया ऑब्वियस सी बात है कम है। कुछ नंबर ले लो, इस ग्रीन कलर के अंडर में जो एरिया आ रहा है उसको मान लो तुम +450 +450। तो जो येलो कलर का है, येलो कलर के नीचे का जो एरिया आएगा वो जाएगा +500 या +600, कुछ ही मान सकती हो। कहने का मतलब यह है कि इररिवर्सिबल वर्क को यहां पर मैंने 4 स्टेप्स में किया, इररिवर्सिबल वर्क को मैंने सिंगल स्टेप में कर दिया। इररिवर्सिबल वर्क को जितने कम स्टेप्स में करोगे, कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, इररिवर्सिबल प्रोसेस को जितने कम स्टेप्स में करोगे उतना वर्क डन ज्यादा होगा सिस्टम के ऊपर। आ रही बात समझ में? जितना कम स्टेप्स, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, चारों वेट एक साथ रख दिया, तो एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आ गया, क्योंकि वर्क होता क्या है -P एक्सटर्नल dV। तो प्रेशर इसका कितना हो गया, प्रेशर इसका P5 हो गया, सीधे P1 से P5 प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम में ये चेंज, तो एरिया अंडर द कर्व ही आ गया, तो ज्यादा वर्क कर दिया। तो ये समझ में आ गया कि इररिवर्सिबल वर्क को जितने कम स्टेप्स में करेंगे उतना वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, विथ साइन पॉजिटिव। कंप्रेशन वर्क की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन का जो आंसर है वो बड़ा आएगा, मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा, साइन पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली वर्क डन ज्यादा आएगा। जितने लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में इररिवर्सिबल प्रोसेस को करोगे उतने वर्क डन का जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। गैस के कंप्रेशन की अपन यहां तक बात कर रहे थे। कोई डाउट इस एक्स्ट्रा पॉइंट में? कोई डाउट है? अभी मैं इसको नीचे लिख दूंगा, जिससे कि जब आप फोटो खींचे और कॉपी में नोट डाउन करें तो इसको जरूर लिखें। लिख करके बताइए जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ रहा है? जितने कम स्टेप्स में करोगे उतना वर्क डन का जो आंसर है वो ज्यादा आएगा। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, अभी बहुत बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, रिदम तुरंत टूट जाएगा बच्चों का। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं कि इन irreversible process compression, if work is done in less number of steps, if work is done in less number of steps, its magnitude and answer along with sign will be more. ठीक है, जितने कम स्टेप्स में करोगे, 2 में करोगे तो भी देख सकती हो कि येलो कलर के एरिया बनेंगे 2, जो कि ग्रीन कलर से ज्यादा आएगा, उसको तुम रफ में चेक कर सकती हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो इसी पेज में अपने को लिखना पड़ेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, गैस का कर रहे हैं एक्सपेंशन। एक मिनट, इसको पहले ट्रांसफर कर लें ऊपर। एक्सपेंशन वर्क,
expansion work irreversible. आइसोथर्मल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको लिख देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, इस स्लाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर जो लास्ट वेट रखा था x4 उसको हटा देता हूं. अगर मैं इसके ऊपर का लास्ट जो वेट है x4 अगर इसको रिमूव करता हूं तो गैस का प्रेशर जो P5 था वो घट करके हो जाएगा P4 और वॉल्यूम जो V5 था वो डिक्रीज होके हो जाएगा, इंक्रीज होके हो जाएगा V4. प्रेशर हटा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा. गैस के ऊपर प्रेशर अभी कितना है P5. जैसे ये x4 को रिमूव करोगे तो इसका प्रेशर हो जाएगा P4. P4 के अगेंस्ट इसके वॉल्यूम में ये चेंज आएगा तो इसका मतलब जो वर्क होगा वो यहीं पर मैं प्लॉट कर देता हूं जिससे कि आप कंपेयर कर पाओ लास्ट में जाकर के. जो वर्क होगा वो P4 के अगेंस्ट ये वाला जो एरिया होगा जो ग्रे कलर के अंदर है या जो रेड कलर के अंदर है, ये वाला जो एरिया होगा ये अब वर्क हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर वर्क लिखता हूं मैं कि वर्क कितना आएगा. जो पहला वर्क आएगा वो हो जाएगा माइनस P4 मल्टीप्लाइड बाई V4 V5 था V4 हो गया तो फाइनल हो गया V4 माइनस V5 और V4 V5 से बड़ा होगा तो वर्क का आंसर नेगेटिव आएगा. ये सबसे पहला वाला वर्क हो गया, W1 की वैल्यू हो गई. कोई डाउट किसी बच्चे को? फिर से देख लो. जैसे मैं इसके ऊपर से, इसमें बिल्कुल भी फोकस रहना, ध्यान हटना नहीं चाहिए. अगर इधर उधर ध्यान गया तो तुरंत स्किप कर जाओगे. जैसे इसके ऊपर से x4 वेट हटाया, इसका प्रेशर P5 से रिलीज होकर के P4 हो गया और इरिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला होता है P एक्सटर्नल वॉल्यूम में चेंज. P एक्सटर्नल कौन सा होता है? बाद वाला प्रेशर. तो P4 के अगेंस्ट इसके वॉल्यूम में ये चेंज आया तो ये वर्क हो गया जिसको रेड कलर से हाईलाइट किया है. और मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखा जाएगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा. ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? लिख करके जल्दी से बता दीजिए, फिर अपन तीनों स्टेप एक साथ लिख देंगे क्योंकि एक जैसा है. इसमें कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है. ठीक है, आगे देखिए. अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर x3 हटाता हूं. जब x3 हटाऊंगा तो इसका प्रेशर P3 हो जाएगा और P3 के अगेंस्ट इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा तो जो वर्क होगा P3 के अगेंस्ट वॉल्यूम में चेंज ये आएगा तो ये वाला अपना वर्क हो जाएगा. इस केस में ये इस केस का वर्क हो गया. तो लिखा कैसे जाएगा? मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा कि जो सेकेंड वर्क होगा दैट इज इक्वल टू माइनस P3 मल्टीप्लाइड बाई V3 माइनस V4. फिर मैंने क्या किया, ये हटाया, x2 भी हटा दिया. x2 हटा दिया तो इसका प्रेशर हो गया P2 के अगेंस्ट इसके वॉल्यूम में ये चेंज आया तो ये समय का वर्क हो गया. तो इसका मतलब नेक्स्ट वर्क, थर्ड वर्क, जो थर्ड वाला वर्क है वो कितना हो गया? जो थर्ड वाला वर्क है वो तुम्हारा हो गया माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस V3. और लास्ट जब गैस वापस से 1 ATM पे पहुंचने वाला है, जब मैं इसके ऊपर से x1 वेट भी हटा दूंगा तो गैस वापस से P1 प्रेशर पे आ जाएगा. P1 प्रेशर के अगेंस्ट इसके वॉल्यूम में ये चेंज आया तो ये इस समय का वर्क हो गया. पहले मैं लिख दूं फिर बताता हूं कि क्या निष्कर्ष निकला इससे. जो W4 हुआ दैट इज इक्वल टू माइनस P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V2. नाउ सी द डिफरेंस. गैस का जो वॉल्यूम था वहीं पर पहुंच गए, गैस का जो प्रेशर था वहीं पर पहुंच गए. P5 से वापस से P1 पे आ गया, V5 से वापस से V1 पे आ गया. शुरुआत में इमेजिन करो V1 पे था, P1 प्रेशर था 1 ATM, P5 तक गए थे ग्रेजुअली, मतलब इंस्टेंटली गए थे और वॉल्यूम भी V5 तक गए थे. वहीं पर गए
रिवर्सिबल थे, लेकिन अगर एरिया अंडर द रेड कर्व देखते हो और एरिया अंडर द ग्रीन कर्व देखते हो तो दोनों का एरिया डिफरेंट आ रहा है। एक और चीज, ग्रीन के नीचे का सारा एरिया जो है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि कंप्रेशन वर्क था, उसको तुमने माना था +450। तो रेड के अंदर का जो एरिया होगा वो ऑब्वियस सी बात है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, दिख ही रहा है। मान लो उसका मैग्नीट्यूड है 300, तो उसका आंसर होगा नेगेटिव। तो +450 और -300 को ऐड करने पर 0 नहीं आ रहा है, बल्कि आंसर आ रहा है कितना? आंसर आ रहा है इसका +150। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जब गैस को हम V1 वॉल्यूम से V5 वॉल्यूम तक ले जाते हैं कंप्रेस करते हुए इरिवर्सिबली, और उसके ऊपर जो प्रेशर 1 atm से 5 atm तक पहुंचाते हैं, उस समय जो वर्क हमने किया, और जब गैस वापस से उस P5 प्रेशर से वापस से 1 atm प्रेशर तक पहुंचता है और अपने वॉल्यूम को बढ़ाता है, वो वापस से V1 तक करता है, उस समय जो वर्क किया, दोनों वर्क के साइन तो अपोजिट थे, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग होने की वजह से नेट वर्क का जो आंसर है वो नॉन जीरो हो गया। तो यहां पर तुम लिख सकते हो इस बात को, यहां पर तुम इसको लिख सकते हो कि इसका मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क is not equal to 0 in case of reversible, in case of irreversible process. यही इसका मतलब है। और ये एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो मैंने उस समय लिखा नहीं था ना, नोट्स में लिखा है, क्योंकि ये धीरे धीरे चैप्टर में फील आएगा इसका, कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क, जब मैंने गैस को V1 से V5 तक पहुंचाया, उसके प्रेशर को 1 atm से P5 तक ले गए, उस समय जो वर्क किया, और जब मैंने वापस को उसी इनिशियल स्टेज पे पहुंचा दिया, उस समय जो वर्क किया, दोनों वर्क साइन के अपोजिट थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग होने की वजह से नेटवर्क टोटल वर्क को ऐड करने पर नॉन जीरो आया। तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखा जा सकता है एक ही लाइन में कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क जो है वो नॉन जीरो होता है। कंप्रेशन वाला वर्क का मैग्नीट्यूड बड़ा है, एक्सपेंशन वाले वर्क का मैग्नीट्यूड छोटा है। कंप्रेशन वाले वर्क का मैग्नीट्यूड बड़ा है, एक्सपेंशन वाले वर्क का मैग्नीट्यूड स्मॉल है। कंप्रेशन वाला वर्क पॉजिटिव है, एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव है। तो कंप्रेशन भी करो गैस का और एक्सपेंशन भी कर दो और इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को सेम कर दो, तो टोटल वर्क का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन वाला वर्क नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में छोटा है। कंप्रेशन वाला वर्क जो वर्क है वो बड़ा है, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव है, तो फाइनली ऐड करने पर जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है। तो इस स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी, इस स्टेटमेंट का फील कितने बच्चों को समझ में आ गया है कि इरिवर्सिबल वर्क में कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्क को करने पर फाइनल आंसर जो है वो नॉन जीरो आता है अगर इनिशियल और फाइनल स्टेजेस सेम हो। यही मतलब है साइक्लिक इंटीग्रेशन का, कि तुमने जहां पर गैस था तुमने उसको वापस वहीं पर पहुंचा दिया। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन इसी का मतलब होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क नॉन जीरो आ रहा है। कितने बच्चों को क्लियर है ये चीज? लिख करके बताइए केवल कितने बच्चों को क्लियर है। डिक्टेट वगैरह सब मैं करवा दूंगा, वो मैं लिख दूंगा, डिक्टेट भी नहीं करूंगा, मैं सब लिख दूंगा। कितने बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर है? क्लियर लिखो बस तुम। बहुत ज्यादा लिखने से जो बच्चे लिख रहे हैं उनका दब जाता है, उनका दिखता नहीं है फिर। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को? ऐसा कोई जिसको क्लियर नहीं है वो रिपीट लिख सकता है? ऋषभ ने लिखा है बस रिपीट करने के लिए। चलिए, ज्यादातर बच्चों को क्लियर है, 2 4 5 बच्चों को रिपीट लिखा है, वो धीरे धीरे फील आएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। 11th के बच्चों को धीरे धीरे इस चीज समझ में आता है। अब देखिए आगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो 2 4 5 बच्चों ने रिपीट लिखा, मैं फिर से बता देता हूं कि जो ग्रीन कलर के शेडेड एरिया है, ग्रीन कलर के शेडेड एरिया जो रेड की वजह से ढक गए हैं, उसके नीचे का जो एरिया है वो बड़ा है
और रेड कलर के शेडेड एरिया के नीचे का जो एरिया है वो छोटा है, दिख रहा है वो तो। दूसरी चीज, ग्रीन कलर का एरिया पॉजिटिव है, कंप्रेशन एरिया था, कंप्रेशन वर्क था, और रेड कलर का एरिया नेगेटिव है। तो ग्रीन वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, रेड वाले का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। रेड वाला नेगेटिव है, ग्रीन वाला पॉजिटिव है, तो जब फाइनली ऐड करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जीरो नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने इस x1, x2, x3, x4 चारों वेट को एक बीम बैलेंस पे रखा, बीम बैलेंस, केमिकल बैलेंस, तराजू में रखा, और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर सैंड रख दिया, सैंड या व्हीट ग्रेन्स रख दिए, गेहूं के दाने रख दिए, क्योंकि सैंड तो फिर बहुत ही छोटा हो जाएगा, मैंने वहां पर व्हीट ग्रेन्स रख दिए, उसको बैलेंस कर लिया मैंने। और मैंने क्या किया, उस गेहूं के दाने जो व्हीट के ग्रेन्स है, उसको मैं अगर इसके ऊपर एक एक करके रखता हूं, तो मैं प्रेशर को ग्रेजुअली चेंज करूंगा। एक व्हीट का ग्रेन रखूंगा तो किस प्रेशर पे क्या वॉल्यूम में प्लॉट करूंगा, फिर दूसरा व्हीट का ग्रेन रखूंगा, फिर किस प्रेशर पे क्या वॉल्यूम में फिर नोट करूंगा, फिर ग्राफ बनाऊंगा। तो वो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। तो उसमें जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इसको मैं ब्लू से बनाऊंगा, उसमें जो ग्राफ होगा वो इस तरह से कुछ जाएगा, ये ऊपर ऊपर से जाएगा। डॉटेड से बनाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। उसमें जो ग्राफ होगा वो इस तरह से ऊपर ऊपर से जाएगा, ये ऐसा थोड़ा कर्व में जाएगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होगा, कर्व में जाएगा, आइसोथर्म में, टेम्परेचर कांस्टेंट में पीवी ग्राफ आइसोथर्मल होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उन व्हीट के ग्रेन्स को रखने में पूरे 24 घंटे या और ज्यादा 48 आवर्स 72 आवर्स लगा दिए, लेकिन ग्रेजुअली हम जो है 1 ATM से स्टार्ट किया था और ग्रेन्स रखते 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 P5 तक पहुंचे। वॉल्यूम में वही चेंज है, V1 था और V5 पे गए। तो जो वर्क हुआ वो इंटीग्रेशन से निकलेगा, छोटे छोटे वर्क, मतलब जो वर्क होगा वो इस तरह से निकलेगा, वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT ln of final volume अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, जो कि इस कर्व के अंडर का जो एरिया होगा उसकी इक्वल होगा, कर्व के अंडर का एरिया। अभी अब हम इस रास्ते पे गए तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा, V5 छोटा है क्योंकि, और फॉर्मूले में बाहर नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पूरे 72 आवर्स खर्च कर दिए एक एक व्हीट के ग्रेन को उसके ऊपर रखने के लिए, वर्क कैलकुलेट कर लिया, एरिया अंडर द कर्व से भी वही वर्क आया, रिवर्सिबल वर्क इसको बोला जाएगा। अब मैंने 2-3-4 दिन का रेस्ट ले लिया और वापस से उन व्हीट के ग्रेन्स को मैं एक एक करके हटा रहा हूं। जब मैं उन्हीं व्हीट के ग्रेन्स को वापस से हटाऊंगा तो उसी प्रेशर पे वही वॉल्यूम होगा, क्योंकि प्रोसेस तो रिवर्सिबल है। जाते वक्त जिस प्रेशर पे जो वॉल्यूम था, आते वक्त उस प्रेशर पे वही वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम कर्व बनेगा, लेकिन जो पाथ होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, जो पाथ होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, जो तुम्हारा पाथ होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, इस तरह से। और वापस से जब वर्क कैलकुलेट करोगे, जब वर्क कैलकुलेट करोगे तो जो वर्क है वो तुम्हारा आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT ln ऑफ V1 अपॉन V5। सेम वर्क आएगा, वर्क ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा, क्योंकि अगर तुम यहां पर V5 को ऊपर ले जाते हो, V1 को नीचे ले जाते हो, तो V प्लस में हो जाएगा। दोनों वर्क को ऐड करोगे, नेट आंसर 0 आएगा। इसीलिए हम लोग रिवर्सिबल के लिए इस बात को लिख पाते हैं, रिवर्सिबल के लिख पाते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क is equal to 0 in case of reversible process. Cyclic integration of work is 0 in case of reversible process. Reversible में गैस को V1 से V5 तक ले जाने में जो वर्क किया, और कंप्रेशन के दौरान, और गैस को V5 से वापस V1 के तरफ ले जाने में जो वर्क किया,
एक्सपेंशन के दौरान एग्जैक्टली सेम था, मैग्नीट्यूड सेम थे, साइन में ऑपोजिट थे, ऐड करने पर फाइनल आंसर 0 आया, तो इस चीज को लिख सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में एक और डिफरेंस है, और बहुत टेक्निकल डिफरेंस है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड अ हायर लेवल डिफरेंस, कि जो साइक्लिक इंटीग्रेशन वर्क का होता है वो नॉन जीरो होता है रिवर्सिबल में, और वो जीरो होता है रिवर्सिबल में। ये उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जब रिवर्सिबली वर्क कर रहे हो तो ग्राफ सेम ट्रेस कर रहे हो, दोनों वर्क का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, जिससे कह सकते हैं कि जो नेट वर्क आ रहा है, जो फाइनल वर्क आ रहा है, वो 0 आ रहा है। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? लिख करके बताइए जरा। अच्छा, हाँ ये गलती हो गई, 2.303 अगर लिखा है तो यहां पर जो है लॉग आएगा, बिल्कुल सही है, लॉग 10 आएगा। 2.303 लिखा है तो यहां पर लॉग 10 आएगा, बिल्कुल सही है, वरना 2.303 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, क्योंकि सारे इसी ग्राफ से कनेक्टेड, तो अपन स्लाइड चेंज नहीं कर सकते, वापस से बनाना पड़ेगा। अब देखो आगे, बिल्कुल फोकस्ड रहो, बिल्कुल भी ध्यान इधर नहीं जाना चाहिए। अब देखो, इस ब्लू कलर का जो कर्व है, एक्चुअली में कर्व होगा, इस ब्लू कलर के कर्व के नीचे के एरिया का कंपैरिजन ग्रीन वाले से भी करो और रेड वाले से भी करो। बहुत ध्यान समझना, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं यहां पर, और एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। ये ए लिख दिया और यहां पर बी लिख दिया। बी से ए कंप्रेशन, ए से बी एक्सपेंशन। जब मैं ए से बी जा रहा हूं, मतलब जब मैं गैस का कर रहा हूं एक्सपेंशन, उस समय अगर मैंने इसको किया इरिवर्सिबली, तो जो रेड वाला एरिया है उसके नीचे का, जो रेड वाला कर्व है उसके नीचे का सारा एरिया जो है वो वर्क हो जाएगा, इरिवर्सिबल वर्क। लेकिन जब मैं ए से बी जा रहा हूं रिवर्सिबली, तो जो ब्लू वाला कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है वो हो जाएगा उस समय का वर्क। दोनों वर्क नेगेटिव होंगे, रेड वाला भी नेगेटिव होगा और ब्लू वाले के नीचे का भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग ए से बी के तरफ जा रहे हैं, गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल, जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। अब कुछ वैल्यूज अपन लिख लेते हैं, देखिए रेड के बिलो का जो एरिया है उसको कंसीडर कर लेते हैं -300 जूल्स, नंबर से ज्यादा फील आएगा आपको। और ब्लू के नीचे का जो एरिया है, ब्लू के नीचे का बिलो का जो एरिया है उसको हम लोग लिख सकते हैं -350 जूल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, साइन में नेगेटिव होगा। ये रेड के नीचे के एरिया का क्या मतलब है? रेड के नीचे के एरिया का मतलब है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और ये ब्लू के नीचे का एरिया क्या मतलब है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब बहुत ध्यान से सुनो, मैं लिख दूंगा इसको। द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ड्यूरिंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस इज मोर। -350 का मैग्नीट्यूड होगा 350 और -300 का मैग्नीट्यूड होगा 300।
तो इसका मतलब जब वर्क को एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, मतलब जब एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल वर्क का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड। लेकिन तो मैं लिख देता हूं इसको, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल expansion work is more than irreversible expansion work। लेकिन अगर इस मैग्नीट्यूड वर्ड को गायब कर दिया जाए सेंटेंस से, तो यही सेंटेंस रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो -350 का मैग्नीट्यूड ऑब्वियस सी बात है -300 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? उसका न्यूमेरल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वर्ड को ही हटा देते हो, तो सभी बच्चों को नंबर सिस्टम तो पता ही है कि -350 -300 से छोटा नंबर होता है। याद करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में घूम रहा था तो उसकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड शेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड शेल में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ शेल में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ शेल में -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी लगातार बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि साइन नेगेटिव था। -13.6 से -3.4 बड़ा होता है, -3.4 से -1.51 बड़ा होता है, फिर -0.85 बड़ा होता है। तो -300 -350 से बड़ा नंबर है। जब एक नंबर नेगेटिव होता है तो वो जीरो से जितना दूर है उतना छोटा होगा, और जीरो के जितना करीब है उतना वो बड़ा होगा। तो -300 जीरो के ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू -350, तो -300 बड़ा नंबर हुआ। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वर्ड को हटा देती हो तो यही सेंटेंस पलट जाएगा और हो जाएगा कि वर्क डन इन irreversible work done in irreversible process। अभी तो एक्सपेंशन लिख रहा हूं, इज मोर देन रिवर्सिबल प्रोसेस। वापस से एक्सपेंशन, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब वर्क डन एक्सपेंशन के दौरान इरिवर्सिबल प्रोसेस का रिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वर्ड लगा दोगे तो ये आंसर रिवर्स हो जाएगा। आईआईटी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत पुरानी बात है, 2001 में, और उसमें मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं बोला था, तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। उनको लगा कि शायद मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमेशा याद रखिए कि दोबारा से आईआईटी चेक कर सकता है इस नॉलेज को, कि जब तक मैग्नीट्यूड वर्ड ना लिखा रहे तब तक इरिवर्सिबल वर्क रिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है जिसके चांसेस कम है, क्योंकि जनरली बच्चे इसी जगह पे गलती करते हैं। मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तब रिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से ज्यादा होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ब्लू के नीचे का एरिया ज्यादा है और रेड के नीचे का एरिया कम है, लेकिन रेड और ब्लू हो तो रहा एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन का वर्क जो नेगेटिव होता है, तो छोटा नंबर होके भी नेगेटिव होने की वजह से बड़ा दिख रहा है, और वो बड़ा नंबर होके भी नेगेटिव होने की वजह से छोटा दिख रहा है। तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस की टेक्निकलिटी क्या बच्चों को समझ में आया? अभी अमन ने एक्सपेंशन की बात करी, कंप्रेशन की बात भी अभी करेंगे। लिख करके बताइए, शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा पूरी कहानी लिख देंगे तो बहुत सारे बच्चे फिर लिखते हैं तो वो फ्लोट कर जाता है ऊपर। लिख करके बताइए कितने बच्चों को क्लियर है ये सारी चीजें? क्लियर लिख सकते हैं, रिपीट लिख सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो। क्लियर लिख रहे हैं वैसे तो बच्चे।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस जगह पे क्वेश्चन तो जनरली आता नहीं है, इस पे लॉजिकल ऐसे ही पूछेंगे क्वेश्चन कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्वेश्चन तो रिवर्सिबल का, कोई इररिवर्सिबल का क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो आगे, अब क्या करो, कंप्रेशन की तरफ ध्यान दो। मतलब अब तुम जो है बी से ए की तरफ देखो, बी से ए की तरफ देखो, मतलब तुम्हारे देखने का ओरिएंटेशन नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए। पहाड़ पे ऊपर चढ़ना है अपने को। अभी अपन पहाड़ से उतर रहे थे, अपने को पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। बी से ए की तरफ आप देखिए, अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे हैं, इररिवर्सिबली जा रहे हैं, तो जो ग्रीन वाला एरिया है उसको देखिए, ग्रीन वाले एरिया को आप देखिए, वो रेड से थोड़ा सुपर इंपोज हो गया है, मैं इसको वापस से भी कर सकता हूं। अब हमें रेड का उतना वर्क नहीं है, काम नहीं है, तो आप ग्रीन वाले एरिया को ऑब्जर्व करिए। और एक बार बी से ए की तरफ रिवर्सिबली जाइए, तो इसका मतलब ये वाला जो जो अब मैं मार्क कर रहा हूं, व्हाइट से कर देता हूं, ये इधर की तरफ आप ऑब्जर्व करिए, बी से ए की तरफ। ठीक है, बी से ए की तरफ जब तुम जाओगे, थर्ड स्लाइड में लिखता हूं, अब हम बात करते हैं ग्रीन एरिया के बिलो क्या हो रहा है, ग्रीन एरिया के बिलो वो हो रहा है इररिवर्सिबल कंप्रेशन। मान लेते हैं जो वर्क है वो समथिंग अबाउट +450 मान लेते हैं, प्लस में होगा, कंप्रेशन है। और ब्लू के बिलो टुवर्ड्स अपर साइड, अपर साइड में क्या लिखा है, अपर साइड में लिखा है ए, टुवर्ड्स ए, टुवर्ड्स ए क्या है ये, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क। क्या होगा, अब इसको कुछ भी रैंडम नंबर नहीं लिख सकते, वही लिखना पड़ेगा जो पिछली बार लिखा था, वही माइनस में था, अब वही प्लस में आएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व सेम है, साइन में बस उल्टा है। ठीक, अब कंपैरिजन करो, +450 इज ग्रेटर देन +350, और +450 का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड +350 के मैग्नीट्यूड से भी बड़ा है। इसका मतलब यह निकला कि ड्यूरिंग इररिवर्सिबल कंप्रेशन of gas, work done is greater than reversible compression of gas with magnitude और विथ साइन। चाहे मैग्नीट्यूड की बात करो चाहे साइन की बात करो, इररिवर्सिबल गैस का जो कंप्रेशन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ गैस से। यहां पर मैग्नीट्यूड और साइन में फर्क था, मैग्नीट्यूड वर्ड लगा दोगे तो रिवर्सिबल वाला वर्क ज्यादा दिखेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड टर्म हटा दोगे तो इररिवर्सिबल वर्क ज्यादा दिखेगा। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड वर्ड लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इररिवर्सिबल वर्क जो होगा वो रिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होगा, इररिवर्सिबल वर्क रिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होगा विथ मैग्नीट्यूड और विथ साइन एज फार एज कंप्रेशन इज कंसर्न्ड। अब मैं एक जनरल स्टेटमेंट जारी करना चाहता हूं, अगर मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं और मैग्नीट्यूड वर्ड को स्टेटमेंट में नहीं रखना चाहता हूं,
तो मैं जनरल बोल सकता हूं कि वेदर इट मे बी कंप्रेशन और इट मे बी एक्सपेंशन, irreversible work is always greater than reversible work. मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं बोला, तो दोनों सेंटेंस अप्लाई हो गए। ये वाला सेंटेंस भी ट्रू है और ये वाला सेंटेंस भी ट्रू है। और मैग्नीट्यूड तो एडिशनल वर्ड है जो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे, जब तक आप मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे तो वही बात हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होती थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन होता है पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन होता था नेगेटिव। तो साइन लग जाने के बाद भले ही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो, लेकिन विद साइन जब बोलते थे तो वो छोटा दिखता था। तो वही चीज यहां पर भी है कि मैग्नीट्यूड वर्ड को अगर सेंटेंस से बिल्कुल अलग कर दो और फिर जनरल सेंटेंस अगर बोलना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क। मैग्नीट्यूड वर्ड अगर नहीं बोलते हो तो इन जनरल कमेंट कर सकते हो कि इरिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल वर्क हमेशा रिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होता है। एक बार ज्यादा हो जाता है, छोटा होके भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वो नेगेटिव है, और एक बार इन जनरल ही बड़ा होता है। तो ये भी एक डिफरेंस है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, जो कि इनिशियल फेज में बताना जरूरी नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उस समय उसका फील ही नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच में जो डिफरेंस है वो चैप्टर के पढ़ने के दौरान ग्रेजुअली उसका फील आएगा, एकदम से नहीं आएगा, एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा जो है गैस का एक्सपेंशन कर दिया, गैस का कंप्रेशन कर दिया, रिवर्सिबली कर दिया, इरिवर्सिबली कर दिया, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, सारे पोस्टुलेट्स देख लिए, सारा इसका जो थ्योरी पार्ट है वो समझ लिया, और ये उसका जनरल एस्पेक्ट निकला कि irreversible work is always greater than reversible work. irreversible work हमेशा रिवर्सिबल वर्क से ज्यादा होता है। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को लिख करके बता दीजिए। एक लास्ट चीज और बताना है, फिर ये वाला समझ में आ जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा मतलब। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? कोई बच्चा रिपीट लिखेगा दोबारा बता दूंगा, बाकी मेरे समझ से मोस्टली सभी बच्चों को, 90% बच्चों को क्लियर है कि जो इरिवर्सिबल वर्क है, जो इरिवर्सिबल वर्क है, जो ग्रीन वाला है वो कंप्रेशन है, और जो तुम्हारा जो है ब्लू वाला ऊपर की तरफ है, बी से ए की तरफ, वो भी कंप्रेशन है। तो उसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, दोनों प्लस में है, तो ग्रीन वाले का एरिया ज्यादा, तो कंप्रेशन वर्क ज्यादा हुआ। और एक्सपेंशन में ए से अगर बी की तरफ जाती हो तो ब्लू वाले के नीचे का जो एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा, और रेड वाले के नीचे का जो एरिया आएगा वो कम आएगा। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव होने की वजह से ये अप्लाई हो जाएगा, एक का एरिया कम आके भी बड़ा हो गया, एरिया कम आके भी आंसर बड़ा हो गया क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ था, -300 -350 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है साइन इन नंबरों को देखोगे तो -300 -350 से बड़ा होता है। दैट मीन्स इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में भी रिवर्सिबल से ज्यादा होगा, क्योंकि विद साइन तुम बोल रहे हो इस सेंटेंस को, जो ग्रीन से लिखा हुआ विद साइन बोल रहे हो, और जो येलो से लिखा हुआ विदाउट साइन बोल रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। तो बड़े ध्यान से सेंटेंस को पढ़ना, जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा स्लो डाउन कर देना। केमिस्ट्री जनरली बहुत तेजी से सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि टाइम अपने को बचा के फिजिक्स में या मैथ्स में देना पड़ता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो स्लो डाउन करके एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुन के पढ़ करके फिर आंसर टिक लगाना चाहिए, क्योंकि जनरली इसमें क्वेश्चन में आता है कि अमंग दीज 4 स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखा हुआ है तो एक्सपेंशन वर्क जो होगा वो रिवर्सिबली ज्यादा होगा, और अगर मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, जनरली नहीं लिखा रहेगा 90% केस में कंफ्यूज करने के लिए, तो इरिवर्सिबल वर्क दोनों केस में, चाहे वो एक्सपेंशन करो चाहे वो कंप्रेशन करो, वो जो है ज्यादा दिखाई पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट को सारी थ्योरी तो आती है, लेकिन मैग्नीट्यूड वर्ड आने या ना आने से वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, और वही एग्जामिनर चाहता है कि कुछ बच्चे इसमें गलत कर दे। ठीक है, एक लास्ट चीज और, मैंने इस गैस के ऊपर
आउट ऑफ द फ्रेम बता रहा हूं, बिल्कुल नए सिरे से देखना। इस गैस के ऊपर ये 4 वेट रखे हुए हैं और मैंने एकदम से जो है इस चारों वेट को उठा करके बाहर रख दिया। अभी इस गैस का प्रेशर है P5। अभी इस गैस का जो प्रेशर है वो है P5 और इसका वॉल्यूम है V5। इसके ऊपर से मैंने चारों ही वेट को उठाया और उठा करके बाहर रख दिया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। अचानक से इसका प्रेशर हो गया 1 atm और इसका वॉल्यूम हो गया V1, बी पे पहुंच गया ये। तो जो वर्क हुआ वो क्या होगा? जो वर्क हुआ वो हो जाएगा -P1, क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, -P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V5, -P1 मल्टीप्लाइड बाई V1 माइनस V5, ये वर्क हो गया। और ये वाला वर्क ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो V1 है वो बड़ा है V5 से, नेगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है। अब अगर इसका मैं एक एरिया प्लॉट करता हूं तो ये देखिए, ये पर्पल कलर के नीचे का जो रेक्टेंगल बना है ये एरिया अंडर द कर्व होगा, जो कि मैग्नीट्यूड में तो बहुत छोटा हो जाएगा। हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड -100 हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड -100 हो। तो इसका कंपैरिजन, इस पर्पल वाले एरिया का कंपैरिजन अगर रेड वाले एरिया से करते हो तो पर्पल वाले का मैग्नीट्यूड जो है वो छोटा आएगा। हो सकता है -100 आए, रेड वाले का -300 आ रहा था, लेकिन वापस से वही बात, -100 -300 से बड़ा नंबर है, तो उसका मतलब वर्क डन ज्यादा हुआ क्योंकि नेगेटिव वर्क डन है। वापस से वही चीज प्रूव हो गया कि जितने कम स्टेप्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस को करोगे, जितने कम स्टेप्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस को करोगे, उतना वर्क डन का जो आंसर आएगा वो ज्यादा आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वर्ड बोला ही नहीं है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया है भी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को जितना कम स्टेप में करोगे उतना वर्क डन ज्यादा आएगा। जब चारों वेट एक साथ रखा था तो येलो वाला जो बॉक्स बना था उसके नीचे का एरिया, और जब चारों वेट एक साथ हटाया तो जो ये पर्पल कलर का जो बॉक्स बना है इसके नीचे का एरिया, वो येलो वाला ज्यादा क्यों था? क्योंकि पॉजिटिव था, ज्यादा एरिया था। और ये पर्पल वाला ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि नेगेटिव है और कम एरिया है। तो नेगेटिव होने की वजह से जितना छोटा नंबर होगा, मैग्नीट्यूड में जितना छोटा होगा उतना वो बड़ा दिखेगा। तो ये है, वापस से प्रूव हो गया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को जितने कम स्टेप्स में करोगे उतना ज्यादा वर्क होगा। ये भी लिख देता हूं, इफ एन इरिवर्सिबल process is performed in less number of steps, more work is done. इरिवर्सिबल प्रोसेस को लेस नंबर ऑफ स्टेप्स में करोगे तो मोर वर्क, ज्यादा वर्क होगा। कोई डाउट किसी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे? तो ये आइसोथर्मल के सारे पोस्टुलेट्स हम लोगों ने देख लिए, वर्क के बारे में देख लिया, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क के बारे में कंपैरिजन कर लिया। रिवर्सिबल वर्क जो है वो कम होता है, इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है। इरिवर्सिबल को जितने कम स्टेप्स में करोगे उतना वर्क ज्यादा आएगा। तो जब इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग आएगा तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सुनिएगा कई बार, संडे को छुट्टी है उस दिन कई बार सुनिएगा, तो उससे आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। कॉपी में लिखने से उतना नहीं आएगा दिमाग में, जब तक ये बातें फिट नहीं होंगी तब तक उसका कोई ड्रास्टिक क्वेश्चन आ गया इस जगह से तो वहां पर या तो छोड़ दोगे या तो गलत कर दोगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी स्टूडेंट को? एक बार लिख के बता दीजिए तो आगे बढ़ते हैं। पर्पल वाला कलर नहीं दिख रहा है कुछ बच्चों को, बोर्ड का कलर चेंज कर देता हूं। बोर्ड का कलर चेंज कर देने से पर्पल वाला दिखेगा। ये देखो, बोर्ड का कलर चेंज कर देने से पर्पल वाला दिखेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना अभी।
ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी, या वी शुड स्टडी एडियाबैटिक प्रोसेस। जहां तक न्यूमेरिकल की बात है, जहां तक न्यूमेरिकल की बात है, तो न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान सा आता है। मैं दिखा देता हूं एक एग्जांपल तुमको, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल अगर आता है तो किस तरह का आना चाहिए इस जगह से। बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन तो ठीक है, इजी है। एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इरिवर्सिबल का है, उसको आप देख सकते हैं। ये देखो, इससे कुछ होमवर्क भी दे दूंगा मैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, यहां गामा की जरूरत नहीं, अगर पड़ती तो 5/3 लेते। एक्सपेंडेड इरिवर्सिबली, ये देखो लिख दिया इरिवर्सिबली। नहीं भी लिखते, ये नहीं भी लिखते, हो सकता है आईआईटी में ना लिखे। ये देखो स्टेज लिखा हुआ है, 2 स्टेज एक्सपेंशन, 2 बार में एक्सपेंड किया। तो जो प्रोसेस स्टेजेस में होते हैं, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में कर दिया, वो रिवर्सिबल ही होता है। और जो प्रोसेस मल्टी स्टेज में होते हैं, हजारों स्टेप्स में होते हैं, वो रिवर्सिबल होता है। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आप सवाल को देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहां क्या लिखा हुआ है, आइडियल गैस। तो क्या हो गया, डेल्टा यू 0 हो गया और प्रोसेस क्या हो गया, आइसोथर्मल। ये 2 चीज तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए। अब देखो, स्टेट 1 में शुरुआत में इसका प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, लेकिन बाद में इसका प्रेशर इन्होंने ये किया। तो शुरुआत में क्या था, उसका कोई लेना देना नहीं है। इरिवर्सिबल वर्क कैलकुलेट करते वक्त शुरुआत में गैस का प्रेशर था, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बाद में कितना किया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो 2 प्रेशर के अगेंस्ट इसके वॉल्यूम में चेंज कितना ला दिया, 16, जबकि 4 था, ये वर्क हुआ। फिर वापस से इसका प्रेशर 1 कर दिया, तो 1 प्रेशर के अगेंस्ट इसके वॉल्यूम में क्या चेंज किया, 32 कर दिया, जबकि 16 था। ये 2 स्टेज के 2 वर्क निकाल दिए। वर्क का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल dV। 16 - 4 12, 12 into 2 24, -24। और यहां पर 32 - 16, दैट इज 16, -16 इज इक्वल टू -40। ये वर्क हो गया और इसका यूनिट क्या हो गया, लीटर एटीएम, लीटर बार हो गया, बार में दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया है कि 1 लीटर बार इज इक्वल टू 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स होता है। तो ये तुम्हारा हो गया -4000 जूल का वर्क गैस ने किया। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, गैस ने किया, एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और डेल्टा यू तो 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस भी लिखा हुआ है। आइडियल गैस जानबूझ के लिखा है जिससे कि डेल्टा यू को 0 लिया जाए। तो थर्मो के फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू होता है। तो W इज इक्वल टू -Q के इक्वल हो जाएगा। अगर सिस्टम 4000 जूल का वर्क कर रहा है, तो ये 4000 जूल कहां से आ रहा है, ये 4000 जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से आ रहा है। क्योंकि जब वर्क नेगेटिव होगा, यहां माइनस कर दो, यहां प्लस हो जाएगा। जब वर्क नेगेटिव होगा तो हीट पॉजिटिव होगा, और आईयूपीएसी रूल से हीट पॉजिटिव आने का मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम ने 4000 जूल हीट एब्जॉर्ब किया है। सी आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह के क्वेश्चन एडवांस्ड में आ सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बड़े आसानी से हो जाएगा।
तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बनेगा इसमें, इरिवर्सिबल में। बाकी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था उसका वो मैंने समझाया आपको, क्योंकि मेन स्टूडेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में उलझ जाएगा वो, क्योंकि उसको टेक्निकल बातें पता नहीं होती है। ठीक है, अगर यहाँ के होमवर्क की बात करूं मैं, ये क्लियर हो गया इसका, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एडवांस्ड। अगर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करता हूं, वो तुम्हारा बिगनर बॉक्स के सवाल तो बिगनर बॉक्स 1 तो कहां तक करना बता दूंगा। तो जैसे आप फर्स्ट, अच्छा एंट्रोपी आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो, सेकंड थर्ड कर सकते हो, फिफ्थ कर सकते हो, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th कर सकते हो। गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है ये, 11th कर सकते हो, 12th कर सकते हो। ठीक है, एडियाबैटिक अगर पढ़ा देता हूं टाइम के अंदर तो 12th भी कर सकते हो, मतलब इधर के 5-6 क्वेश्चन कर सकते हो। बिगनर बॉक्स का तो बता दूंगा मैं। चलिए, नाउ वी विल स्टडी एडियाबैटिक प्रोसेस। Now in adiabatic process, no heat is exchanged and work is always equal to change in internal energy. हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट अगर करना है तो बहुत आसान है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है, और इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला NCV/dt होता है। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज ही वर्क होगा, और इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला NCV/dt होता है। इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू N मतलब मोल, CV मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dt मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इस तरह से वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं। वर्क का जनरल इक्वेशन होता है -P एक्सटर्नल dV, और इंटरनल एनर्जी का जनरल इक्वेशन होता है NCVM dt। और यहां पर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा हूं, और मैं रिवर्सिबल के लिए स्टडी करना चाहता हूं, थोड़ा सा रिवर्सिबल के लिए, जिससे कि अपने को दोनों जगह इसका फायदा मिले, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह। रिवर्सिबल के लिए पहले -P एक्सटर्नल dV इज इक्वल टू NCVM dt, वर्क का इक्वेशन, इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रिवर्सिबल लिखा है तो P एक्सटर्नल, बाहर से नीचे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो गैस के प्रेशर की इक्वल होगा। रिवर्सिबल है ना, ऊपर से नीचे लगने वाले फोर्सेस और नीचे से ऊपर लगने वाले फोर्सेस का सम, रिजल्टेंट सम 0 होगा। क्वाजी स्टैटिक है, सब चीज स्टैटिक जैसा दिख रहा है, तो इसके जगह पे गैस का प्रेशर लिख देते हैं। गैस के प्रेशर का रिवर्सिबल में वैसे भी P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर होता है, गैस के प्रेशर के बराबर होता है, जो कि nRT/V होता है। ये पुट कर देते हैं, तो -nRT/V इज dV इज इक्वल टू NCVM dt। n से n काट देंगे, और जो तुम्हारा CVM है उसके जगह पे गामा के टर्म्स में पुट करेंगे, क्योंकि इजी होता है वो। क्या होता है, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। कहां से आया ये, कुछ बच्चे भूल गए होंगे। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, तो CP अपॉन CV -1 इज इक्वल टू R अपॉन CV होगा, और CP अपॉन CV होता है गामा, और गामा के वैल्यू बता चुका हूं मैं। गामा की जो वैल्यू होती है, फिर से लिख देता हूं, 5/3, 7/5, 4/3 होता है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक के लिए, मोनो, डाई और ट्राई के लिए। जनरली ट्राई के क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर इसको मैं पुट करता हूं,
तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -n/r/t dv अपॉन v इज इक्वल टू n/r अपॉन गामा -1 dt। अब मैं क्या करता हूं, r और n को कैंसिल कर देता हूं और लिख देता हूं -dv अपॉन v इज इक्वल टू dt बाई टी, और दोनों तरफ कर देता हूं इंटीग्रेशन। तो हो जाएगा -ln ऑफ v, और ये गामा हट गया यहां से, तो 1 अपॉन गामा -1 तो रहेगा, ये ऑब्वियसली बात है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1 ln ऑफ t। लिमिट पुट कर देता हूं v1 से v2, और यह टेम्परेचर का लिमिट पुट कर देता हूं t1 से t2। अब इसको सॉल्व करता हूं, तो हो जाएगा ln ऑफ अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1 ln ऑफ अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं, अगर माइनस साइन को अंदर ले जाता हूं तो ये तुम्हारा हो जाएगा ln ऑफ v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1 ln ऑफ t2 अपॉन t1। गामा -1 को यहां भेजता हूं, गामा -1 ln ऑफ v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू ln ऑफ t2 अपॉन t1। अगर ये ln के बाहर लिखा हुआ इसका मतलब इसके पावर में था, तो ln ऑफ v1 अपॉन v2 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू ln ऑफ t2 अपॉन t1। अगर लॉग ये वाला टर्म इसके बराबर है, मतलब दोनों टर्म आपस में बराबर थे, तो v1 अपॉन v2 गामा -1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, क्योंकि लॉग के टर्म्स बराबर तभी हो सकते हैं जब वो टर्म्स आपस में बराबर हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा v1 गामा -1 t1 इज इक्वल टू v2 गामा -1 t2। अब टेम्परेचर को मैं हटाना चाहता हूं, टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है pv अपॉन nr, तो इसका मतलब T1 के जगह पे मोल्स कांस्टेंट है P1 V1 अपॉन nr, और टेम्परेचर 2 के जगह पे P2 V2 अपॉन nr में पुट करना चाहता हूं। अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो ये जो इक्वेशन है ये मेरा बन जाएगा V1, इक्वेशन बन जाएगा V1 गामा -1 T1 के जगह पे P1 V1 अपॉन nr इज इक्वल टू V2 गामा -1 P2 V2 अपॉन nr। nr दोनों जगह कैंसिल कर दो और लिख दो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। तो जनरलाइज कर दो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एक खासियत होती है। और आइसोथर्मल से डिफरेंट कैसे होता है ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एक और खासियत है। एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल होना चाहिए, पीवी गामा कांस्टेंट होगा और आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट होगा। यही डिफरेंस है आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल दोनों। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिससे ग्राफ में फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा ग्राफ में, देखिए जरा। अगर पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका मतलब dp बाई dv, डिफरेंशिएशन का रूल लगा दो प्रोडक्ट वाला, इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p बाई v हो जाएगा। और अगर pv इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस p बाई v हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का जो रूल लगाते हैं प्रोडक्ट वाला, दो स्टेप सीधे उड़ा करके यहां लिख दिया है टाइम कम होने की वजह से। पीवी गामा अगर कांस्टेंट हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन इसको कांस्टेंट रख के, इसका डिफरेंशिएशन इसको रख के, इसका तो जीरो ही होगा, सॉल्व करके ही आएगा, यहां पर ही आएगा। तो ग्राफ में क्या फर्क आ जाएगा, काफी फर्क आ जाएगा ग्राफ में। अगर ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो एडियाबैटिक का ग्राफ ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो माइनस पी बाई वी, इसका जो स्लोप है वो तुम्हारा है माइनस पी अपॉन वी, और इसका जो स्लोप है माइनस पी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई गामा टाइम्स। तो ऑब्वियसली बात है इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव नंबर को
अगर एक 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो ब्लू वाला जो ग्राफ है ये तुम्हारा हो जाएगा एडियाबैटिक, ये तुम्हारा हो जाएगा एडियाबैटिक, और जो ग्रीन वाला है ये तुम्हारा हो जाएगा आइसोथर्मल। बाकी क्योंकि प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बना हुआ, हर पॉइंट्स पे वॉल्यूम प्रेशर प्लॉटेड है, तो इसका मतलब ये सारी बातें रिवर्सिबल के लिए हम लोग बोल पा रहे हैं। रिवर्सिबल के लिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आइसोथर्मल एडियाबैटिक में डिफरेंस होता है। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। कहां पर इस इक्वेशन का यूज ले सकते हैं? अगर क्वेश्चन में रिवर्सिबल वर्ड लिखा हुआ है, तभी दो प्रेशर और एक वॉल्यूम दिया हुआ है तो दूसरा वाला वॉल्यूम यहां से निकाल सकती हो। गामा पुट करोगे, लॉग लोगे, सॉल्व करके आगे निकल जाओगे। अगर रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है तो इसको यूज मत करना, तब उसको यूज नहीं करना है। बच्चे एडियाबैटिक पढ़ते से यूज करने लगते हैं वो। फिजिक्स में आप बिल्कुल कर सकती हो क्योंकि फिजिक्स में रिवर्सिबल पढ़ते नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सोच समझ के अगर रिवर्सिबल लिखा है तभी आप यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन को। अगर रिवर्सिबल लिखा ही नहीं है तब ये दो रिलेशन काम नहीं आएगा, क्योंकि इसको डिराइव ही किया गया रिवर्सिबल के लिए। ये देखो, स्मॉल वर्क और स्मॉल इंटरनल एनर्जी के चेंज को कोरिलेट किया गया है, और जब स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्क का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपन रिवर्सिबल वर्क की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही सब टेक्निकलिटी जहां बच्चे मिस करते हैं। जब तक क्वेश्चन में रिवर्सिबल ना लिखा रहे तब तक दूसरा वाला वॉल्यूम, दो प्रेशर दिए, दो वॉल्यूम, एक वॉल्यूम दिया है, दूसरा पूछ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये वाला इक्वेशन आप नहीं यूज कर सकते। इरिवर्सिबल लिखा हुआ है तो नहीं यूज कर सकते। फिर कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा। जब रिवर्सिबल लिखा हुआ है तभी इस इक्वेशन का यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में मैंने बताया। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डेल्टा यू के बराबर होता है, रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो। लेकिन अगर रिवर्सिबल है तो ये वाला इक्वेशन भी होता है, ये उसका डेरिवेशन है, और इसकी इक्वेशन है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया सब बच्चों को? लिख करके बताइए जरा, अभी सारे स्लाइड्स दिखा देते हैं।